नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे शरीर के महत्वपूर्ण दांत जिनके बिना लगभग एक इंसान अपने आप को अधूरा सा महसूस करता है। दांत का क्या है दैनिक दिनचर्या में योगदान, कैसे करें देखभाल, क्या है समस्याएं, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ महात्मा गांधी हॉस्पिटल के वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिंघानी जी मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, दांतों की समस्याएं आम होती है। दांत एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि उसका जो पेन होता है, उसका खाना पीना सब कुछ छिन जाता है, बेचैन हो जाता है। जानना चाहेंगे दांतों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, कब से उत्पन्न होती हैं और कौन कौन से चरण होते हैं। देखा जाता है बचपन में जब दांत आते हैं, दूध के दांत है, उनका टूटना और उसके बाद में फिर से दोबारा से दांत आना, ये दांतों की जो नेचुरल बाई बर्थ जो एक गॉड गिफ्ट है अपने को मिली हुई है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा दूध के दांत, तो अपने को सावधानी वहीं से बरतनी है। जैसे ही दूध के दांत बच्चे के मुंह में आते हैं तो पेरेंट्स को, माँ या पिता को, उसको जब तक बच्चा खुद ब्रश नहीं कर सकता एक गीले रुमाल से दांतों को साफ करे। और जैसे ही बच्चा करीब 18 कौन सी उम्र से साफ करना चाहिए गीले कपड़े से? जैसे ही मुंह में दांत आ जाएं, चाहे वो लड़कियों में जनरली 6 से 8 महीने में आ जाते हैं, लड़कों में 9 से 11 महीने के बीच में आते हैं। प्रतिदिन करना होगा? प्रतिदिन। और इनफैक्ट जब हर मील के बाद जब भी बच्चे को फीड दें, दूध पिलाएं, उसके बाद उसको साफ कर देना चाहिए। 12 से 18 महीने जब तक बच्चे के थोड़े मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, उसके बाद वो ब्रशिंग करने के लिए केपेबल हो जाता है, कर लेता है, तो माँ बाप को अपने सुपरविजन में रह के उनको ब्रश कराना शुरू करना चाहिए। जी। दूध के दांतों की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है, उनकी महत्वता बहुत है। ऑल्दो समाज में ये पहले ये रहता था दूध के दांत हैं, गिर जाएंगे, कोई बात नहीं, पक्के आ जाएंगे, लेकिन उनका गिरना अपने समय पे ही गिरने चाहिए। उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी ज़रूरत कहाँ कहाँ रहती है? बच्चे को खाने में, जो अपनी हड्डियां हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए है। उसके अलावा स्पीच, जो बच्चा बोलता है वो सही शब्द प्रोनाउंस करने के लिए, और भी आजकल जो समाज में अगर बच्चे के दांत जल्दी टूट जाते हैं तो उसको स्कूल में एक बुली किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो ये सब ट्रोल किया जाता है। हाँ, ट्रोल किया जाता है। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत हैं। तो ये सब देखते हुए अपने को बच्चे के दांतों की देखभाल जैसे ही मुंह में दांत आते हैं तब से ही शुरू कर देना चाहिए। जी। इसके बाद दूसरा जो चरण शुरू होता है, जब दूध के दांत टूटने होते हैं तो कई बार जबरदस्ती, जैसा हल्का सा दांत हिलना शुरू होता है तो जबरदस्ती करके भी तोड़ दिया जाता है। तो क्या उस समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? क्या वेट करना चाहिए, अपने आप उसको और ज्यादा हिलने देना चाहिए, टूटने के लिए इंतजार करना चाहिए, या फिर डेंटिस्ट के पास जाकर के उसको रिमूव करवा लेना चाहिए? देखिए, यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक के बीच में जब दूध के दांत गिर रहे होते हैं और पक्के दांत आ रहे होते हैं, तो एक डेंटिस्ट के पास बच्चे का विजिट हर 6 महीने पे होना चाहिए। डेंटिस्ट ये इवैल्यूएट करेगा कि ये दांत जो हिल रहा है इसके अभी गिरने का सही समय है कि नहीं है। अगर सही समय है तो नेचुरली वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अगर अपने समय पे नहीं गिरा तो फिर डेंटिस्ट उसको निकालेगा, ताकि जो पक्का दांत आएगा वो अपनी सही जगह पे आए, आगे और पीछे नहीं आए। बिल्कुल, कई बार देखा जाता है कि पहले वाला दांत टूटा नहीं और दूसरा दांत उसके अंदर ही नया दांत निकलना शुरू हो गया है और उसको आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसा भी आपने जिक्र किया, डबल दांत, आगे पीछे भी दांत आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो फिर डेंटिस्ट के पास जाना ही बेहतर ऑप्शन है। बिल्कुल, और उसमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो जो दूध का दांत है उसको अपने को डेंटिस्ट के सुपरविजन में, डेंटिस्ट द्वारा ही निकलवाना चाहिए। खुद अपने घर पे उसको हिला के निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दांत को रिमूव करने के बाद डॉक्टर साहब कौन से एहतियात बरतने चाहिए? उस बच्चे का क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि नया दांत जब तक नहीं आता है तब तक क्या कोई लापरवाही भारी पड़ सकती है? क्या उसको शेप को बिगाड़ सकती है? क्या उस समय की कोई लापरवाही उसको आने वाले समय में मेजर प्रॉब्लम दे सकती है? देखिए, एक बार इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हर 6 महीने डेंटिस्ट के पास विजिट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऊपर मसूड़ा इतना मोटा थिक हो जाता है कि जो पक्का दांत है वो उसमें इतने फोर्स नहीं होते कि वो उस मसूड़े को चीर के बाहर निकल सके। तो डेंटिस्ट इवैल्यूएट करता है कि अगर 3 महीने से ज्यादा हो गए, दांत नहीं आ रहा पक्का, उसके आने का समय हो गया है, तो फिर हम लोग सर्जिकली इंटरवीन करके कुछ इंसिशन देके, कुछ चीरा देके उस दांत को निकलने में और इरप्ट करने में मदद करते हैं।
बिल्कुल। उसके बाद जब दांत आ जाते हैं और फिर यही एक माना जाता है कि परमानेंट दांत की शुरुआत हो जाती है और ये जीवन भर उसके साथ रहते हैं। इन दांतों की देखभाल कैसे करें, क्योंकि रोजाना खाना खाना है, उन्हीं दांतों से खाना खाना है, और दांत अगर टूट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो उसको खाना खाने में दिक्कत होगी, जिससे कि उसका जो आहार की प्रक्रिया है वो बाधित होगी और वो उनको फिर काफी मिस करता है, और वो प्रॉब्लम उसको जीवन भर। और छोटा सा एक अगर दांत में प्रॉब्लम हो गई, हल्का सा पेन हुआ, बॉडी में कहीं पेन होगा, उसको वो अपने साथ कैरी कर सकता है, लेकिन दांत का पेन उसे बहुत बेचैन कर देता है। तो ऐसी स्थिति में दांतों की देखभाल कैसे करें, क्योंकि रोजाना टूथब्रश तो आदमी कर लेता है, लेकिन टूथब्रश में भी बहुत सारी देखी जाती है समस्याएं कि उसका क्या तरीका है। बहुत सारे लोगों को टूथब्रश कैसे करना चाहिए इसका भी पता नहीं होता है, क्या तो इसके बारे में एहतियात रखना चाहिए? देखिए, जैसे ही दांत इरप्ट होते हैं, मुंह में आते हैं, उस वक्त उनमें सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कैविटी होने के। इस समय खास ध्यान रखना है अपने को। तो क्या करना है, एक तो दिन में 2 बार ब्रश करना ही करना है, सुबह को और रात को खाना खाने के बाद और सोने से पहले। ब्रश जो इस्तेमाल करेंगे हमेशा मुलायम सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करेंगे, और ब्रश को हर 3-3 महीने से चेंज करेंगे। और खासकर अपने को यह ध्यान रखना है कि ब्रश को बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, रगड़ रगड़ के नहीं करना है, ब्रश को घुमा के करना है, जैसे हम लोग ऐसे रिकमेंड करते हैं, जिसको हम लोग रोलिंग मोशन बोलते हैं, वैसे उस ब्रश करना है। यहां मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा कि इतने मार्केट में विज्ञापन आते हैं टूथपेस्ट के, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि टूथपेस्ट का जो रोल है वो शायद 1% या 2% ही होगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रश, जो कि एक मुलायम सॉफ्ट होना चाहिए, जो हर 3-3 महीने से चेंज होना चाहिए। आजकल डिजाइनें अलग अलग आती है, ब्रश पे भी देखेंगे तो अलग अलग डिजाइन आती है, जिग जैक वाली डिजाइन अलग मिलेगी आपको। तो क्या विशेष उसमें रोल होता है, कौन सी क्या डिजाइन जैसे बनी हुई होती है कि दांतों को अच्छे से क्लीन करेगी? इसमें ब्रश को कैसे चुनाव करें? ब्रश का चुनाव करना काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, वो जो जिगजैग वाले दांत जिन ब्रश आते हैं वो तो हम रिकमेंड करेंगे। अगर डेंटिस्ट आपको बोल रहा है आपके दांतों की बनावट देख के कि दांत शायद थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, उसमें अगर वो रिकमेंड करता है तो वही करिए, नहीं तो एक नॉर्मल पॉपुलेशन आबादी में तो अपने को जो सिंपल सीधे वाले ब्रशेज आते हैं, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, हार्ड वाले जो रेशे होते हैं वो वाला ब्रश इस्तेमाल नहीं करना, उसको अवॉइड करना है। जी हाँ, उससे जो दांत है वो वियर ऑफ होता है, दांत उससे घिस जाता है हार्ड ब्रश से। ये एक अपने समाज में मिथ है कि साहब हार्ड ब्रश से क्लीनिंग सफाई ज्यादा अच्छी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साथ ही देखा जाता है प्राचीन काल से, जब अब भारत देश में देखेंगे तो एक प्रचलन चला रहा है, नीम की दातुन को तोड़ के कर लिया, बबूल की दातुन को तोड़ के कर लिया। हालांकि नीम का बबूल का इस्तेमाल टूथपेस्ट में किया जाता है कि ये मजबूती के लिए इनका रोल होता है, लेकिन डायरेक्ट अगर उसको रब करते हैं, दांत के ऊपर खींचते हैं, तो उससे क्या दांत को डैमेज होने का खतरा रहता है? क्या वो करना ठीक है या फिर ब्रश को ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ब्रश को ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हाँ, जब इतने सालों से नीम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नीम का दांतों के ऊपर तो बहुत ही नुकसान है, वो दांतों को घिस देता है, वियर ऑफ कर देता है। अब सवाल आता है कि कुछ एक पेस्ट में इस्तेमाल होता है, पेस्ट में जो इस्तेमाल होता है वो उसका एक्सट्रैक्ट, जो उसका जूस इस्तेमाल होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ इफेक्ट पॉजिटिव जो है मसूड़ों पे उसका एक एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट आता है। तो खाली डायरेक्ट नीम का दातून करेंगे तो मैं कहूंगा फायदा कम नुकसान ज्यादा है। बिल्कुल। इसके अलावा देखा जाता है डॉक्टर साहब, टूथपेस्ट और टूथब्रश दोनों को अवॉइड करके बहुत सारे लोग कि मैं तो काला दंत मंजन इस्तेमाल करता हूं, मैं लाल दंत मंजन इस्तेमाल करता हूं, तो ये वज्र दंती का इस्तेमाल किया हुआ दांतों को मजबूत बनाता है। तो दंत मंजन जो है वो किस प्रकार का रोल अदा करते हैं दांतों में? क्या टूथपेस्ट से बेटर ऑप्शन है या फिर उसको अवॉइड करना चाहिए? नहीं, टूथपेस्ट बेटर ऑप्शन है। ये जो दंत मंजन है, चाहे लाल दंत मंजन है या कोई भी है, उनमें एब्रेसिव कंटेंट, दांत को घिसने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो कोई बहुत लंबे समय तक वो इस्तेमाल करेगा तो दांत घिस जाते हैं, जिसको टेक्निकली हम लोग एब्रेजन बोलते हैं। तो दांत घिस जाते हैं, फिर अपने को दांतों को जो घिसा हुआ दांत है उसको रिप्लेस करने के लिए एक प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा देखा जाता है बहुत सारे लोग जब दांत साफ करते हैं तो आधा घंटा लगा रहते हैं, चाहे वो ब्रश हो, ब्रश को रगड़ते रहेंगे, या फिर दंत मंजन है तो वो लेकर के आधा घंटे उसको दांतों को रगड़ते रहेंगे। तो क्या कोई समय है दांतों की सफाई के लिए, कितना समय ब्रश के साथ में देना चाहिए?
सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए? देखिए, एक एडिक्वेट सही समय जो दांत क्लीन हो जाते हैं वो 2 से 3 मिनट में हो जाते हैं, जिसमें ऊपर के दांत, नीचे के दांत, अंदर की तरफ से, सब तरफ से जो दांत हैं 2 से 2.5-3 मिनट मैक्सिमम में सॉफ्ट ब्रश के साथ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अप एंड डाउन उसको यूज करना चाहिए ब्रश को, या फिर अप एंड डाउन एक बोलते हैं हम, वो एक, और दूसरा रोलिंग मोशन। ओके। वर्टिकल यूं जो इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, बिल्कुल। इसके साथ में देखा जाता है कि अमूमन मोस्टली किसी से भी आप पूछेंगे तो सुबह उठते ही ब्रश करना है, लेकिन बहुत बार मैंने सुना है डेंटिस्ट कहते हैं कि खाना खाने के बाद दांतों को क्लीन करना जरूरी है, पेस्ट करनी चाहिए, और रात को सोने से पहले तो जरूर करें, चाहे आप मॉर्निंग में नहीं करें। इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या सही समय है, क्या रात को ब्रश करना अनिवार्य है? देखिए, ब्रश सुबह तो सब अपन करते ही हैं, सबकी अपनी आदत है, लेकिन डेंटल हेल्थ, ओरल हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है रात को ब्रश करना। रात को खाना खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट रुक के फिर ब्रश करना चाहिए। अगर संभव है, पॉसिबल है, दिन के टाइम भी अगर लंच के बाद भी ब्रश कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा दांतों के हेल्थ के लिए। टेक्निकली रात के ब्रश की इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि रात को जब अपन सोते हैं तो मुंह में जो अपना थूक, सलाइवा होता है, उसका सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है। ये एक भगवान के द्वारा दी गई प्रक्रिया है, दांतों को साफ करने का तरीका है ये। बट क्योंकि सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाता है, खाना अगर कुछ फंस गया तो फंसा रह जाता है, तो उसको दांत खराब करने का चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। इसीलिए रात का जो ब्रशिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग ब्रशिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसके साथ ही देखा जाता है बहुत सारे लोग टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, धूम्रपान करते हैं, सिगरेट, बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं। क्या दांतों पर इनका दुष्प्रभाव रहता है? क्या जर्दा दबा करके रखना दांतों को डैमेज करता है? 100% करता है सर। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भारत, हिंदुस्तान को ओरल कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि जितना तंबाकू, जर्दा वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है वो कहीं नहीं होता है। इसीलिए इतना कैंसर प्रेवलेंट है। हम लोग हॉस्पिटल में रोज इतने मरीज देखते हैं जो प्री कैंसरस स्टेज पे हैं, कैंसर स्टेज पे हैं, वो मुंह के कैंसर वाले, मुंह के कैंसर वाले। बिल्कुल, वो जर्दे से, गुटके से, उसके इस्तेमाल से ज्यादा उसकी संभावना है। हाँ, तो ओरल कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है हिंदुस्तान को। तो ये तो बिल्कुल, अगर किसी की आदत है तो उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, जहां ये नशा छोड़ने की प्रक्रिया है, खासकर गुटखा, जर्दा छोड़ने के लिए, उसके लिए अलग से एक टोबैको सेसेशन सेंटर है। तो किसी को भी भाई या किसी को भी इसकी जरूरत हो तो आप हॉस्पिटल आके विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार का आपने जिक्र किया, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा यूनिट है जो कि एक इलाज से परे है। कैसे इसको बचाया जा सकता है? ये क्या चिंताजनक बात नहीं है भारत देश के लिए कि वर्ल्ड में कैपिटल कहा जाता है कैंसर को लेकर के, ओरल कैंसर को लेकर के? इसके लिए क्या अवेयरनेस कार्यक्रम जिम्मेदार हैं, या फिर खुद जिम्मेदार हैं, या फिर ये सोसाइटी में इस प्रकार की कोई बातें जिससे कि अवेयरनेस आए, ऐसे कोई डेटा, क्या चीज मानते हैं आप डॉक्टर साहब? देखिए, ये सबको मिलके काम करना पड़ेगा। समाज को, सरकार को इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, जो तंबाकू के पाउच हैं उसके ऊपर फोटो भी बना देती है कैंसर के लिए। 75% तक प्रिंट करना अनिवार्य कर दिया, इसके बावजूद वो चालू है, वो चालू है। और हम लोगों ने तो खाली जो पेशेंट है उसकी तो पीड़ा देखिए, पीछे पूरा परिवार पैसे से, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली। तो ये तो जिसको भी छोड़ने की इच्छा है वो तो इमीडिएटली आके एक काउंसलिंग करा के छोड़ना चाहिए। और जो भी लोग लेते हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा इसको आज शाम से ही इसको छोड़ देना चाहिए। दांतों की कैसे मेंटेनेंस करें, कैसे देखभाल करें, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। अमूमन देखा जाता है कि बाजार में टूथपिक का बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, और लोगों की एक आदत सी बन गई है, जब भी खाना खाना है तो कुछ भी फंसा हुआ टुकड़ा है जो दांतों में फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए टूथपिक का, या फिर इवन बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि लोहे का कुछ मिल गया, ऑयल पिन होती है, उसी से ही वो दांतों को सफाई करने में लग जाते हैं, कैविटी को हटाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये हार्मफुल है, ये करना चाहिए, ये बैड प्रैक्टिस है कि नहीं है? देखिए, हमारे हिसाब से तो ये बैड प्रैक्टिस है। टूथपिक का इस्तेमाल नहीं के बराबर होना चाहिए। खासकर ये जो लकड़ी की जो वुडन टूथपिक है वो तो बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। कुछ मार्केट में फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन्होंने प्लास्टिक की टूथपिक इंट्रोड्यूस की है। वो अगर जरूरत पड़ती है, डॉक्टर के कहने पे जरूरत हो तो ही इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लकड़ी की टूथपिक होती है वो तो दांतों के बीच में स्पेस बढ़ाएगी। वुडन जो प्लास्टिक टूथपिक है वो क्या करेगी, कम से कम दांत साफ करेगी, तो उस समस्या को और बढ़ाएगी नहीं। जी। दांत पे कुछ फंसा रह गया, उसको निकालने के लिए हम लोग
डेंटल फ्लॉस रिकमेंड करते हैं। वो एक धागा होता है, आजकल तो फ्लॉस विथ फ्लॉस होल्डर आता है, तो उससे अगर कुछ फंस जाए दांतों के बीच में तो डेंटल फ्लॉस यूज करिए। टूथपिक नहीं इस्तेमाल करनी है। कहीं मजबूरी में इतना बड़ा स्पेस है कि डॉक्टर बोलता है आप कर सकते हैं, तो प्लीज प्लास्टिक की टूथपिक इस्तेमाल करिए, वुडन लकड़ी की तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करनी। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब देखा जाता है कि दांतों में खून आने की समस्याएं आम हो जाती है, जिसे आमतौर पर पायरिया मान लिया जाता है या पायरिया ही कहते होंगे। क्या वजह होती है, कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि सडन बहुत ज्यादा उसकी महसूस की जाती है अगर किसी के ब्लड दांतों से निकल रहा है, और रेगुलर अगर ये ब्लड निकलता रहेगा तो फिर वो शायद दांतों की हेल्थ के लिए भी काफी चैलेंजिंग होगा। देखिए, दांतों से खून आना एक ये पायरिया का पहला स्टेज है जी। तो अगर खून आना शुरू होता है तो आपको दंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। और इस जनरली इसमें जो कॉज होता है वो प्लाक, टार्टर और प्लाक होता है, जिसके कारण ये मसूड़ों से खून आना शुरू होता है। अगर उसको उस स्टेज पे नहीं ठीक किया गया तो जो नेक्स्ट स्टेज, जिसको एक आम पब्लिक पायरिया बोलती है, हम लोग उसको पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, तो वो उस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेज पे भी अगर आप डेंटिस्ट के पास आते हैं तो मशीन से क्लीनिंग, स्केलिंग जिसको बोलते हैं, सफाई करता है। इससे ये दांतों से खून आने की समस्या और ये पायरिया, पेरियोडोंटाइटिस की समस्या दूर हो जाती है। दांतों की सफाई की आपने बात की, कब करानी चाहिए? क्या साल में एक बार जरूरी है? कोई इसका टाइम पीरियड तय है? देखिए, 12 से 18 महीने, 1 से 1.5 साल के बीच में सबको सफाई करानी चाहिए। हाँ, एक समाज में एक मिथ ये भी है कि साहब सफाई कराने से दांत घिस जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, गैप आता है। मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो साइंटिफिक डाटा है, जो एविडेंस है, ये बोलता है कि सफाई कराने से सिर्फ फायदा ही होता है, किसी भी तरह का 1% भी नुकसान नहीं होता है। जी, इसके अलावा देखा जाता है डॉक्टर साहब कि फ्लोराइड वाले इलाकों में दांतों की समस्याएं लोगों में आम होती है, ज्यादा होती हैं। क्या फ्लोराइड का कोई रोल होता है दांतों की समस्याओं को जनरेट करने में? बिल्कुल, खासकर अपने प्रदेश में, राजस्थान में बहुत इलाके हैं जिसमें पानी में जो फ्लोराइड की मात्रा है वो 200 ppm तक है। जी। 1 पार्ट ppm, 1 ppm अलाउड हुआ करता था, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में अब वो लोग भी उसको 2025 से बंद कर रहे हैं। बट अपने यहाँ फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। फ्लोराइड युक्त पानी जब दांत बन रहे होते हैं, अपन ये माने कि 9 से 11 साल की उम्र तक, बचपन से लेके, वो जाके दांत में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, बैठ जाता है, जिसके कारण दांत पे धब्बे हो जाते हैं। हड्डी में भी जाके बैठता है, उसका तो समस्या रहती रहती है। इसमें जो दांत वीक, एक तो कमजोर हो जाता है और दांत में धब्बे हो जाते हैं, जिसको हम लोग फ्लोरोसिस कहते हैं। दिखने में कई लोग स्माइल करते हैं, आप देखेंगे उनके दांत डार्क ब्राउन होते हैं, सारे के सारे दांत। तो ये एक बहुत कॉमन और आम समस्या है, खासकर अपने प्रदेश में। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब अमूमन देखा जाता है कि शरीर की कोई भी बीमारी होगी तो आपको कोई भी डॉक्टर या कोई भी फिजिशियन यही आपको सलाह देगा कि अच्छा खान पान रखिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप रखिए, बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करिए। तो क्या खान पान दांतों के रोगों में रोल अदा करता है? क्या अच्छे खान पान से दांतों को मजबूत बनाया जा सकता है? और कैल्शियम को लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई, दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो कैल्शियम का क्या रोल है और खानपान से क्या दांतों को मजबूत किया जा सकता है? मैं इसमें पहले आपका जवाब कैल्शियम का रोल पे करूंगा। जी। कैल्शियम का रोल जब तक दांत बन रहे हैं तभी तक है, कि बच्चा बड़ा हो रहा है, 11-12 साल तक उसके सारे दांत आ गए, तब तक शरीर में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। उसके बाद कोई कैल्शियम का रोल नहीं है। खान पान कैसा होना चाहिए? अगर आज से 30-40 साल पहले आप देखेंगे तो अपने जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके खाने में मीठा बहुत कम हुआ करता था, फाइबर बहुत ज्यादा हुआ करता था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने यहाँ आजकल रिफाइंड शुगर बहुत ज्यादा है और फाइबर कम हो गया है। तो ये अपने को खान पान का तरीका बदलना है, रिफाइंड शुगर कम खाना है, जो भी चीजें फाइबर हैं, जिसमें जो दांत और मसूड़ों की एक तरह से फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते हैं, उस तरह के का खाना अपने को खाना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा देखा जाता है कि दांतों का आने का सिलसिला काफी समय तक चलता रहता है, दाढ़ आती रहती है और कहा जाता है कि ये अक्ल दाढ़ आ रही है। अब माना जाता है कि अब इसको अक्ल आने वाली है, तो इससे क्या रोल रहता है इसका? अक्ल दाढ़ जिसको कहा जाता है वो थर्ड मोलर, अपन जो तीसरी बड़ी दाढ़ है उसको कहते हैं। इसको अक्ल दाढ़ इसीलिए कहते हैं कि ये करीब 16 साल की उम्र से लेके 22 साल की उम्र तक आती है। ये जी। अमूमन ये समझा जाता है कि मेजॉरिटी जो जनता है, लोग हैं, उनको 16 से 22 साल की उम्र में अकल आ जाती है, तो इसीलिए इसका नाम अकल दाढ़ पड़ा है। बाकी इसका अकल से कोई रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा आजकल
दांतों को चेहरे की सुंदरता से जोड़ करके देखा जाता है, टेढ़े मेढ़े दांत आ जाते हैं, गैपिंग ज्यादा होती है, ऐसे में कब चिकित्सक के पास में जाना चाहिए? कौन सी एज पेरेंट्स को देखना चाहिए कि इस एज में अब डॉक्टर के पास में जाकर के दिखाना है कि दांतों की जो शेप है इसको भी ठीक किया जा सकता है? देखिए, मैंने पहले भी बोला 6 साल से लेके 12 साल की उम्र तक हर 6 महीने डॉक्टर को विजिट करना है, क्योंकि इस समय पक्के दांत आ रहे होते हैं। जी। तो पक्के दांत अगर सपोज अपने को दिखने लग जाता है कि ये टेढ़े आएंगे, तो एक हमारी ब्रांच है इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स, जिसमें टेढ़े मेढ़े दांतों को ट्रीट किया जाता है। इंटरसेप्टिव मतलब अपन कोशिश करें कि ये दांत टेढ़े मेढ़े हो ही नहीं, तो उसको अपन उसी स्टेज पे रोक देते हैं। बट कई बार इस तरीके के दांत होते हैं कि नहीं, वो सब करने के बाद भी दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो 12 साल से 13 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक एक बेस्ट समय है टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना। ब्रेसेस जिसको बोलते हैं, ब्रेसेस लगा के दांतों को सीधा किया जाता है। जी, इसके अलावा रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, क्यों किया जाता है, कितना कारगर है, क्यों जरूरी होता है? देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT, आज आप किसी से भी आम आदमी से बात करेंगे, सब ने ये नाम सुना हुआ है, क्योंकि ये इतना कॉमन और इतना पॉपुलर प्रोसीजर हो गया है। जी। दांत में जब कीड़ा लगता है, जिसको हम लोग कैविटी बोलते हैं, अगर वो सही समय पे अपन उसको इलाज ले लें तो उसमें सिर्फ फिलिंग से काम चल जाता है। लेकिन अगर उसमें निग्लेक्ट होता है, उस पर लापरवाही होती है, तो वो अंदर नस में जाके इन्फेक्शन करता है। तो RCT जिसको बोलते हैं, ये दांतों की नसों का इलाज है। इसमें जहां नसों में इन्फेक्शन पहुंच जाता है, उस जगह को साफ करके उसमें एक मटेरियल भर के फिर ऊपर फिलिंग कर दी जाती है। ये एक दांत को बचाने का प्रोसीजर है, ताकि नेचुरल दांत अपन गंवाए नहीं, उसका लॉस नहीं हो। बिल्कुल। इसके अलावा जितना दांतों की हेल्थ जरूरी है, क्या मसूड़े, गम, इनकी भी हेल्थ रोल अदा करती है दांतों के लिए? बिल्कुल। मसूड़े हैं वो नींव हैं, तो जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक दांत मजबूत नहीं होंगे। ये क्या बहुत करें उनकी मजबूती के लिए, क्या किया जा सकता है? उनकी मजबूती के लिए, जैसे मैंने पहले इंस्ट्रक्शंस दिए, अपने को मुंह की सफाई, ओरल हाइजीन जिसको कहा जाता है, वो मेंटेन किया जाए। उसको मेंटेन करने के लिए 2 से 3 बार ब्रश किया जाए, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल किया जाए, ब्रश को 3-3 महीने से चेंज किया जाए। बिल्कुल। इसके अलावा मॉडर्न जो चिकित्सा पद्धति है उसके अंदर दांत रिप्लेस कर दिए जाते हैं, फिक्स भी कर दिए जाते हैं, और अस्थायी दांत भी लगाए जाते हैं जो रोजाना लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इनके बारे में जानना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी ने क्या क्या कर दिया है कि अब दांत टूट भी गया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आर्टिफिशियल दांत से वैसा का वैसा फील ले सकता है, वैसा का वैसा उसको बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, जैसे अपने RCT की बात की, अगर किसी कारणवश RCT तक मरीज अपने पास नहीं आता है और आता है कि दांत निकालना ही पड़ेगा, जी, इन दैट केस आज से करीब 10 साल पहले तो अपने पास ऑप्शन ये रहता था कि भाई यहाँ तो ब्रिज लगाया जाए, ब्रिज आसपास के दांत का सपोर्ट लेके एक अपन ब्रिज लगाते हैं। लेकिन पिछले 1 दशक में इतनी प्रोग्रेस हो गई है टेक्नोलॉजी में कि अब इम्प्लांट्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं। इम्प्लांट्स एक टाइटेनियम का स्क्रू रहता है, उसमें अपन क्या करते हैं, वो टाइटेनियम का स्क्रू को अपन हड्डी में डालते हैं, उसका सपोर्ट लेके अपन ऊपर फिक्स दांत लगा देते हैं। आपका सवाल, क्या वो कारगर हैं? जी हाँ, अगर ढंग से इम्प्लांट्स किए गए हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है, फंक्शन है, वो 90% के 90% बराबर है जो नेचुरल टीथ के हैं। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है और उसमें अपन 90% जो अपना जो एफिशिएंसी है वो रीगेन कर लेते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कई देखे जाते हैं कि कईयों ने दांत को कवर करवा लिया है, सोने की केप उस पर लगवा ली है, तो क्या ये केपिंग कराना ठीक रहता है? देखिए, वो कुछ ज़माना था कि लोग अपनी जो शोहरत, पैसे दिखाने शो करने के लिए, हाँ, रईसी दिखाने के लिए सोने के दांत लगाते थे। पर आजकल के ज़माने में तो मरीज आते हैं हमारे पास कि साहब ऐसा दांत लगाओ कि दूर से पता ना चले कि आर्टिफिशियल है। बिल्कुल 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 जी। इसके अलावा दुर्घटना में हड्डी टूट जाती है, रिपेयर हो जाती है, कई बार मुंह पर चोट लग जाती है और पूरा जबड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे में क्या जबड़े को फिर से सेट किया जा सकता है, या फिर क्या पूरे के पूरे सभी 32 के 32 दांत रिप्लेस करके फिर से जैसा नेचुरल था चेहरा और जैसा 32 ही थी वैसी की वैसी मिल जाती है? देखिए, ट्रॉमा अपने देश में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसको RTA बोलते हैं बहुत कॉमन है। हम लोग हॉस्पिटल में सुबह से लेकर रात तक इतना ट्रॉमा देखते हैं। जबड़े का ट्रॉमा, नीचे वाले जबड़े का, ऊपर वाले जबड़े का, वो तो अपन लोग जैसे नॉर्मल हड्डियों को ट्रीट करते हैं वो करते ही करते हैं। जहाँ तक ट्रॉमा, चोट आई दांतों पे, कई बार बच्चों को खेलते हुए बॉल लग गई, दांत पूरा का पूरा निकल जाता है, कई बार आधा टूट जाता है। अगर पूरा का पूरा दांत निकलता है,
इमीडिएटली उसको पानी से हल्के से साफ करके वापस सॉकेट में डाल देना चाहिए। अगर 30 मिनट तक निकला हुआ दांत वापस सॉकेट में चला जाता है तो चांसेस हैं कि वो अपनी लाइफ स्पैन पूरा कवर करेगा। आधा दांत टूट जाता है तो प्लीज डेंटिस्ट को कंसल्ट करिए। उसको जितना टूटा हुआ दांत है उसको अपन रीबिल्ड रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इतने एडवांस्ड मटेरियल्स आ गए हैं दांत के रंग के मटेरियल्स कि कोई नॉर्मल जो आपके अलावा कोई दूसरा आदमी देख के नहीं बता सकता ये दांत टूटा था और रिपेयर हो चुका है। जी बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर साहब देखा जाता है कि 2 चरण होते हैं अमूमन, दूध के दांत टूटे और पक्के दांत आ गए। लेकिन बुढ़ापे में जब सारे दांत चले जाते हैं अमूमन देखा जाता है कई बार जिनकी एज ज्यादा हो गई है उनको फिर से दांत आना शुरू हो जाता है। वो क्या प्रोसेस रहती है? देखिए ये बहुत ही कम 1% से भी कम आबादी में देखा जाता है। जैसे नॉर्मल आबादी में 2 टूथ बर्ड बोलते हैं हम, एक दूध के दांत की एक पक्के दांत की। तो 2 टूथ बर्ड होती हैं तो 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं। कुछ 1% से कम आबादी में एक थर्ड टूथ बर्ड भी होता है। जरूरी नहीं है सारे दांतों का हो, एक का हो, 2 का हो। तो जब सारे दांत गिर जाते हैं ऊपर हड्डी गिर जाती है तो वो दांत जो है हड्डी से निकल के बाहर आ जाते हैं। जी बिल्कुल। अंत में चलते चलते डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि एमजीएच में क्या यूएसपीज हैं, क्या फैसिलिटीज हैं जो साधारण तौर पर नहीं मिलती है दांतों के रोग के इलाज में। एमजीएच क्या एडवांस वर्जन लेकर के आया है और क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए? देखिए एमजी में जो भी दांतों के ट्रीटमेंट्स हैं बेसिक से लेके एडवांस्ड, मतलब दांतों की सफाई से लेके चांदी भरने से लेके रूट कैनाल से लेके दांत के रंग के कैप, टेढ़े मेढ़े दांत सीधा करने, इम्प्लांट्स। टेक्नोलॉजी की बात करूं तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं जिसको हम सीबीसीटी बोलते हैं, जिससे दांत के जबड़े का सिटी स्कैन करते हैं, वो अवेलेबल, लेटेस्ट मशीन वो अवेलेबल है। पूरे 32 के 32 दांत एक ही एक्सरे में, जिसको ओपीजी बोलते हैं, वो अवेलेबल हैं। बहुत ही काबिल कॉम्पिटेंट क्लिनिशियंस हैं हमारे यहाँ। और जो यूएसपी की बात कही तो मैं कहूँगा कि ये सब इलाज, बेस्ट इलाज बहुत ही एक रीजनेबल अफोर्डेबल कॉस्ट पे किया जाता है और बहुत अच्छे जो चिकित्सक हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी देखरेख में किया जाता है। बिल्कुल। एक और जुड़ा हुआ सवाल है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें बहुत सारी दांतों की समस्याएं कवर नहीं है। क्या जानना चाहेंगे दांतों की कौन सी समस्याएं हैं जो योजना में कवर हैं? मोस्टली सारी दांतों की चीज़ें कवर्ड हैं, बट हाँ इम्प्लांट्स एक ऐसा इलाज है जो अभी सरकार ने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ऑल्दो हमारे रिकमेंडेशंस, हम लोगों ने हमारे सजेशंस दिए हैं सरकार को, क्योंकि इसका प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, जनता को बहुत ज़रूरत है। तो इसका भी चिरंजीवी में, आरजीएचएस में जो भी योजना है उसमें इम्प्लांट को भी इंक्लूड किया जाए। दांतों की देखभाल को लेकर के एक लाइन में क्या सजेशन देंगे लोगों को? दिन में 2 बार ब्रश करिए, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करिए, ब्रश को 3-3 महीने से चेंज करिए और हर 1 से 1.5 साल में एक डेंटिस्ट के पास जाके रूटीन डेंटल चेकअप कराइए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं आपने बताई, उनका इलाज बताया, प्रिकॉशन बताया, कैसे आप अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। हमारे साथ थे महात्मा गांधी हॉस्पिटल के वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक रायसिंघानी जी। दांतों से जुड़ी समस्याओं पर आज हमने चर्चा की, कैसे आप अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं, कब आपको चिकित्सक के पास जाना चाहिए, कौन सी बातों में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आशा और उम्मीद करते हैं कि आज की इन जानकारियों से आप अपने दांतों की सेहत से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और समय पर जरूरत हुई तो चिकित्सक के पास जाएंगे। हेलो डॉक्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।